हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जयेश शर्मा। हम आज पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी। पिंक नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आज पढ़ाने जा रहा हूँ। हम आज से माइक्रोबायोलॉजी की क्लासेस जो है स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो वर्ड है माइक्रोबायोलॉजी, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो जब आप एज ए नर्स एक हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जब आपको लेबोरेटरी का वर्क आता है या फिर पर्टिकुलर किसी पेशेंट में कोई डिजीज देखने को मिलती है, तो उस समय आपको पता होता है कि ये क्या वायरस है, ये बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, फंगल डिजीज है या प्रोटोजोअल डिजीज। तो हम उस चीज का पता कैसे लगाएंगे? तो उन सब की जो बेसिक स्टडी है, उन जो ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी है, हम उसी को माइक्रोबायोलॉजी। तो हम देखते हैं कि जो माइक्रोबायोलॉजी है वो तीन वर्ड से मिलती है, दैट इज माइक्रो, बायो एंड लॉजी, वेयर द माइक्रो मीन्स स्मॉल। हम जानते हैं कि माइक्रो का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? स्मॉल। माइक्रो वर्ड होता है स्मॉल। सेम मैक्रो वर्ड जब आता है उसको हम लार्ज कहते हैं। देन हम पढ़ते हैं बायो। व्हाट इज बायो? बायोलॉजिकल लिविंग बीइंग की तरह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड का। कैसे? बायो का मतलब होता है छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म। यहाँ हम छोटे ऑर्गेनिज्म माइक्रोबायोलॉजी के अंदर लेंगे, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म, जो वर्ड है वो बायो से हम ले सकते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजी? तो जो लॉजी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड होता है, दैट मीन्स लोगस। क्या होता है ये? ग्रीक वर्ड लोगस होता है। लोगस का मतलब क्या होता है कि जो इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो होता है स्टडी, टू स्टडी। यानी कि जो माइक्रोबायोलॉजी है उसका मतलब क्या होता है कि जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो स्टडी है उसी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड दैट। नाउ अब हम पढ़ना जा रहे हैं कि माइक्रोबायोलॉजी की जो स्टडी, मतलब डेफिनेशन है वो है, इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो है वो क्या है? ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी होती है कि वो किस शेप के होते हैं, किस साइज के होते हैं, उनमें कैसा आरएनए प्रेजेंट होता है, कैसा डीएनए प्रेजेंट होता है, कौन से राइबोसोमल होते हैं, कौन से नॉन राइबोसोमल हैं, क्या उनकी डीएनए होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। इन सब की जो स्टडी है हम वो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं। इसके जो फादर है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? तो उसका आंसर होगा लुइस पास्चर। लुइस पास्चर जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहलाते हैं। 1822 के अंदर इनका बर्थ हुआ था और अनफॉर्चुनेटली 1895 के अंदर इनकी डेथ हो चुकी थी। इसीलिए अब हम देखते हैं कि हम इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्यों कहते हैं, क्यों है ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्या है इनका ऐसा कंट्रीब्यूशन या ऐसा सहयोग या ऐसा योगदान जिनके लिए हम इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इन्होंने जो है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल टेक्निक्स, स्टरलाइजेशन टेक्निक एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टीम स्टेराइजर, ऑटोक्लेव एंड हॉट एयर ओवन। इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले स्टरलाइजेशन जो टेक्निक है, स्टरलाइजेशन टेक्निक के बारे में अगर हम देखें, क्योंकि जब हम हॉस्पिटल में किसी इक्विपमेंट या फिर कोई आर्टिकल इनका इस्तेमाल करते हैं, फॉर सपोज हमने आज एक थर्मोमीटर है, वो किसी पेशेंट के माउथ के अंदर इंसर्ट किया और हमने उसको निकाला, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसकी ओरल कैविटी के अंदर जाने के बाद उसके सलाइवा से उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मुंह में प्रेजेंट थे, वो उस थर्मोमीटर के ऊपर लग चुके हैं। अब वो थर्मोमीटर क्या हो गया है? इन्फेक्टेड हो गया है। अब उस इन्फेक्टेड थर्मोमीटर को वापस से आपको डिसइंफेक्ट करना है, तो उसी डिसइंफेक्शन को हम क्या कहते हैं? स्टरलाइजेशन टेक्निक कहते हैं। अलग अलग प्रकार की स्टरलाइजेशन टेक्निक्स हमको देखने को मिलती है, चाहे वो ड्राई हीट से करो, चाहे मॉइस्ट हीट से करो, चाहे कोल्ड स्टरलाइजेशन, यानी कि आप एल्कोहल का यूज करो। सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कोल्ड स्टरलाइजेशन का, दैट वाज हमने कोविड 19 में किया था, सैनिटाइजर का। सैनिटाइजर अपने आप में क्या है? एक एल्कोहलिक सोल्यूशन है।
अल्कोहलिक सॉल्यूशन है, यानी कि ये क्या है, ऐसा अल्कोहल, ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपको अल्कोहल देखने को मिला था, और उसकी वजह से हम हमेशा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते थे, ताकि हम क्या कर सके, कोरोना के जो वायरस है उससे बच सके। क्यों? क्योंकि अल्कोहल के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनकी जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, उसको तोड़ने का काम करता था। और वो सेल मेम्ब्रेन जब टूट जाती थी, तो वहां पे अगर अपनी बॉडी है वो टूट जाएगी, तो हम अपने आप मर जाएंगे। तो एक्सीडेंट हो जाएगा, या कहीं पहाड़ से गिर जाएंगे तो वैसे ही टूट जाएंगे, और टूट गए तो मर जाएंगे। तो सेम चीज इसमें होता था कि जब वो सोल्यूशन उसके ऊपर लगता था, जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते थे, तो वो उस समय जो है वो मर जाते थे। दैट्स व्हाई हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते थे। और ये भी एक जो है एसेप्टिक टेक्निक का रूप में हम इसको देख सकते हैं, या फिर हम इसको जो है स्टरलाइजेशन की टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें लिखा है स्टीम स्टरलाइजेशन। स्टीम का मतलब हम सबको पता है कि स्टीम क्या होती है। चलो हम एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर के अंदर हम जो है आग लगा देते हैं। ये आग का हमने इस्तेमाल किया है, और अब क्या हो रहा है, अंदर का जो वाटर है, ये क्या हो रहा है, स्टीम हो रहा है, ये इवापोरेट हो रहे हैं जगह जगह से। अब जब ये इवापोरेट होंगे, या जब ये भाप निकलेगी, तो उस जगह से जो ये भाप होगी वो क्या करेगी, आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल कर देगी। हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको ये क्या कर देगी, किल कर देगी। ये चीज हमारे को ध्यान रखनी। समझ में आया आप लोगों को? तो यही चीज होती है स्टीम स्टरलाइजेशन, यानी स्टीम के थ्रू किसी भी इक्विपमेंट या फिर आर्टिकल को जब आप स्टरलाइज करते हैं, या फिर आप उस चीज को डिसइंफेक्ट करते हैं, उस चीज को कहते हैं स्टीम स्टरलाइजर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो है हम पढ़ते हैं कि ऑटोक्लेव का बारे में उन्होंने बताया था। अब व्हाट इज ऑटोक्लेव? ये जो होती है मोस्ट इफेक्टिव जो स्टरलाइजेशन टेक्निक होती है, वो होती है ऑटोक्लेव के अंदर हम 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर, या फिर हम इससे ज्यादा के अंदर हम जो है क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट या फिर हीट का इस्तेमाल करते हैं। और इस जगह जो है हम कौन सी हीट का इस्तेमाल करते हैं, मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट वर्ड का मतलब होता है बच्चों नमी, नमी आ जाना किसी चीज में। जब नमी आ जाती है, वो ऐसी हीट का यूज जब आप करते हो तो वो मॉइस्ट हीट के अंदर कट आता है। और ऑटोक्लेव इज आल्सो अ टेक्निक दैट कंसीडर द प्रिंसिपल ऑफ मॉइस्ट हीट। नाउ हमारे पास अगला जो वर्ड है वो है हॉट एयर अवन। अब सबको पता है, हमने घर में जो है एक अवन देखा है कि हमारा अवन रेडी हो गया है। अब हम क्या करते हैं, अगर कोई खाना होता है तो हम कंटेनर में डालते हैं, और इसके अंदर जब हीट वेव्स आती हैं, तो ये हीट वेव्स क्या कर देती है, उन सब चीजों को है गर्म करने का काम करती है, गर्म कर देती है। यानी कि क्या करती है, वो अंदर जो कीटाणु वगैरह है वो मर जाते हैं। सेम चीज अगर हम घर में देखते हैं, तो हम सबसे पहले जब सुबह दूध वाला दूध देके जाता है, हम क्या करते हैं, तपेली में वो दूध लिया, गैस पे चढ़ाया, गैस ऑन किया, उसको उबालते हैं। एक बार उबालते हैं, क्यों उबालते हैं, क्योंकि उसके जो अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाए, उसके बाद ही हम वो दूध को पीते हैं, है ना? तो वो जो चीज है वो क्या कर रही है, वो भी तो एक स्टरलाइजेशन टेक्निक का ही काम कर रही है। स्टरलाइजेशन टेक्निक का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दिया। तो ये भी एक बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टरलाइजेशन टेक्निक। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि स्टरलाइजेशन किसको कहते हैं, स्टेम स्टरलाइजेशन किसको कहते हैं, ऑटोक्लेव किसको कहते हैं, और हमारा जो हॉट एयर अवन है उसको क्या कहते हैं। हॉट एयर अवन जो है, हम घर में तो इसका इस्तेमाल, ऐसे तो हॉट एयर अवन का मतलब हॉट ओवन जो इस्तेमाल करते हैं वो बेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में यहाँ पे ऐसा मत समझ लेना कि हॉस्पिटल में भी आप केक बनाने जा रहे हो, नहीं। हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ता है, वहां पे जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, जो कि ऑटोक्लेव के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ऐसे जो इक्विपमेंट्स और आर्टिकल्स हैं, उनका इस्तेमाल आप हॉट एयर ओवन के करते हैं। इसके अलावा जो मिस्टर लुइस पास्चर थे, उन्होंने किस चीज की स्टडी की थी? सबसे पहले उन्होंने जो स्टडी की थी वो थी एंथ्रेक्स की, चिकन कोलेरा की, हाइड्रोफोबिया की। इन चीज की भी उन्होंने स्टडी की थी, और इसके थ्रू उन्होंने भी है इनके बारे में हमको बताया था। लास्ट जो चीज उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, दैट इज लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन।
व्हाट इज लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन? लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन का मतलब क्या होता है, आइए हम समझते हैं इस वर्ड का मतलब। अगर हमारे सामने कोई पेशेंट है, अब ये पेशेंट है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई डिजीज है या फिर इसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो वो पॉजिटिव एजेंट इसमें घुस चुका है और इसने जो क्या कर दिया है, उस जगह आपके डिजीज को कोज कर दिया है। अब वो जो डिजीज इसने अंदर कोज की है, उस जगह क्या हो जाता है कि अब हम इस पर्सन के अंदर से इंजेक्ट करते हैं। और सपोज मेरे पास ये एक सिरिंज है, मैं एक इन्फेक्टेड पर्सन हूँ, मैंने क्या किया है, सिरिंज लेके अपने जो वो ब्लड प्रोडक्ट है उसको लिया है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिया है। अब मैंने माइक्रोस्कोप के यूज से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनको देख लिया है, उनको तोड़ मरोड़ के रख दिया है। यानी कि वो जो छोटे छोटे जीवाणु हैं, मैंने उनको क्या किया, उनके हाथ पैर तोड़ दिए, उनको बढ़िया तरीके से मसल दिया है। लेकिन क्या किया है, उनको मैंने मारा नहीं है, उनको मैंने जिंदा रखा है। तो वो जो जिंदा है, अब वो इतनी एबिलिटी नहीं रही उनके अंदर कि वो किसी और के अंदर डिजीज पैदा कर सके। और सपोज एक हट्टा कट्टा आदमी, उसको कह दो कि आपको इसको मारना है, वो जाके उसको मार के आ जाएगा। लेकिन सेम चीज आप पहले उस हट्टे कट्टे आदमी को बढ़िया तरीके से कूट दो, जब आप उसको कूट दोगे तो वो अपनी एबिलिटी खो देता है कि वो सामने वाले को हार्म पहुंचा सके। तो सेम ऐसी ही चीज होती है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, अपनी एबिलिटी होती है किसी डिजीज को प्रोड्यूस करने की, वो खो देता है। फिर वो जब उस चीज को खो देता है, तो हम फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको हम पर्सन के अंदर इंजेक्ट करते हैं। हम उस पर्सन के अंदर ऐसा तोड़ मरोड़ के वापस इंजेक्ट क्यों करना, कि सर आपने एक पेशेंट से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिए तो आप उसको मार दो, खत्म कर दो। नहीं, क्यों? क्योंकि जब आप वो तोड़ मरोड़ के, अभी हम तोड़ मरोड़ के बोल रहे हैं, उस वर्ड को हम यूज कर सकते हैं एज अ मॉडिफिकेशन। यानी हमने क्या कर दिया है, उसको मॉडिफाई कर दिया है। मॉडिफाई करने का मतलब होता है कि हमने उस चीज को क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है, मतलब कि हमने उसको तोड़ मरोड़ दिया है। और अब वो अपनी एबिलिटी खो चुका है, he lost its ability, its ability goes lost to produce further infection or disease in a person. Produce further infection or disease in an individual. तो अब जब हम इस पेशेंट के अंदर ये तोड़ मरोड़ के मॉडिफाइड जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स है, जब हम उस पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि वो जो पेशेंट है वो क्या कर सकता है, आराम से उस चीज के प्रति इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स अपने अंदर बना सकता है। यानी कि वो डिजीज उसको हुई नहीं है, लेकिन अगर आगे चल के फर्दर उसको भगवान ना करे अगर वो डिजीज हो जाती है, तो उसके अंदर वो इम्यूनिटी अपने आप ही रेडी रहती है। अगर आया डिजीज, फॉरेन बॉडी आई, तो मैं उसको मार देता हूँ। तो लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन के जो है हम दो एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि बड़े सिंपल है, आए दिन हम हमारे डेली लाइफ में इसको देखते हैं। और हमने तो बड़े अच्छे से इसका यूज किया है। वो कौन से वर्ड हैं दो, कौन सी वो ऐसी डिजीज है? तो फर्स्ट वन इज टी, टीबी का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर। और दूसरा जो वर्ड है कोरोना वायरस, कोरोना वायरस कह लो आप, या फिर कोविड-19 का जो वायरस है, उसके अंदर जो हम कोवैक्सीन का इस्तेमाल करते थे, और कोविशील्ड, ये दो ऐसी वैक्सीन थी जो भारत के अंदर इस्तेमाल हुई थी कोरोना वायरस के समय, जिसके डोज लगाने जाते थे और फिर फोटो स्टेटस पे लगाते थे कोरोना वैक्सीन डन, है ना? तो वही चीज है कि इनके एग्जाम्पल्स ये है कि ये जो हमारी कोरोना वैक्सीन है, जो लाइव वैक्सीन है, और टीबी जो है वो लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे जो मिस्टर लुइस पास्टर थे, उन्होंने एक और जो एपिडेमिक टाइफस है उसके बारे में भी बताया।
एपिडेमिक टाइफस के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हम उससे पहले इनके जो अलग अलग नेम हैं जिससे हम उनको और जानते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले इसका also called epidemic typhus is also known as, that is camp fever, jail fever, hospital fever, ship fever, famine fever, putrid fever, petechial fever, epidemic loose burn typhus and the loose bone typhus। ये इसके पर्टिकुलर नेम है जिसको हम और जानते हैं। पहले हमारे सामने एक वर्ड आ रहा है एपिडेमिक। तो व्हाट इज एपिडेमिक? तो सबसे पहले हम तीन वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज एपिडेमिक, देन हम पढ़ेंगे एंडेमिक, एंड द लास्ट वन वी स्टडी अबाउट पैंडेमिक। ये तीन वर्ड हमारे सामने मौजूद है। इसका मतलब क्या होता है हम देखते हैं। क्या होता है ना कि जब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर या एक कॉलोनी हुई या फिर एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट हुआ, चलो मान लो हम पढ़ते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया या फिर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर नॉर्मल सी कोई एक डिजीज फैल गई कि भाई हमारे फलाना गांव के फलाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो है डिजीज फैल चुकी है, तो वो क्या कहलाती है? वो डिजीज कहलाती है एपिडेमिक। यानी वो इनिशियल पार्ट पे है और अभी थोड़े से एरिया में ही फैली। जब कोई एक डिजीज या बीमारी बड़े लेवल पे पहुंचती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरे विश्व में, मैं कह रहा हूँ बड़े लेवल पे पहुंचती है, यानी कि या एक स्टेट के अंदर पहुंच जाती है या दो स्टेट के अंदर पहुंच जाती है। तो पर्टिकुलर जैसे किसी पंजाब में कोई आपदा आ गई है या डिजीज हो गई है, या फिर आपके वेस्ट बंगाल में आ गई है, कलकत्ता में आ गई है, उड़ीसा असम में आ गई है, तो ऐसी जो कोई डिजीज अगर आपके पर्टिकुलर स्टेट में फैलती है या फिर लार्जर पोर्शन में फैलती है, उसको हम एंडेमिक कहते हैं। और पेंडेमिक तो आपको पता ही होना चाहिए, कोरोना वायरस फैला था, वो क्या था? वर्ल्ड वाइड था, ना भारत को छोड़ा, ना चीन को, ना ग्रीक, ना इटली। हम जानते हैं कि इटली की हालत कितनी बुरी हुई थी जब पेंडेमिक कोरोना आया था। तो पेंडेमिक क्या है? वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन और डिजीज। टाइफस भी जो है क्या है? एपिडेमिक है। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? वो पर्टिकुलर एक एरिया में जो फैलती है उसके बारे में उन्होंने बताया था। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको क्या कहते हैं हम? रिकेट्सिया प्रोवेज़िकाई। रिकेट्सिया प्रोवेज़िकाई, ये जो है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। अब पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का जो मतलब होता है वो ये होता है कि ऐसा एक एजेंट या ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पर्टिकुलर किसी डिजीज को पैदा करने का शरीर में क्षमता रखता हो, दैट इज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। पॉजिटिव का मतलब होता है कारण, कारक, या एक ऐसा ऑर्गेनिज्म या एक ऐसा कारक जो कि आपको बताए कि जो है डिजीज पैदा हुई है, तो वो चीज कहलाती है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। और इसका जो ऑर्गेनिज्म है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एपिडेमिक टाइफस का, वो है रिकेट्सिया प्रोवेस्काई। यानी कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि आपके अंदर क्या कोज कर सकता है, हमारे अंदर एपिडेमिक टाइफस कोज कर सकता है। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट थिंग, दैट इज कि हमारे जो पिंक इंस्टीट्यूट है, जो प्रभु इंस्टीट्यूट है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, वो आपके लिए एएनएम के 2 साल का कोर्स लाया है और जीएनएम का 3 साल का कोर्स लाया है। इसके अंदर आपकी जो सैलरी है वो 75,000 से घटकर कितनी हो चुकी है? 45,000। यानी कि मात्र 1 साल की फीस आपकी है 45,000 रुपीज। और सेम चीज अगर हम देखते हैं जीएनएम के अंदर, तो 90,000 से घटकर 90,000 से घटकर कितनी होती है आपके? 65,000। यानी मात्र 1 साल की फीस आपकी रहेगी 65,000 की। 3 साल का कोर्स हमारे जीएनएम का है और एएनएम का जो ड्यूरेशन यानी जो कोर्स है वो हमारे 2 साल का है। आप इसको परचेज करिए, इट्स अ वेरी बेनिफिशियल। थैंक यू। Next, we move on to our next founder of microscope, antiseptic surgery, the father of bacteriology। अब हमारे सामने 3 वर्ड आए हैं। ध्यान रखना कि जहां आपको पूछे कि पर्टिकुलर किसी चीज का फाउंडर कौन है, पर्टिकुलर किसी चीज का फादर कौन है, मेक श्योर ये जो वन लाइनर्स होंगे वो आपके टिप्स पे होने चाहिए, आपको वो चीज याद होनी चाहिए। क्यों याद होनी चाहिए?
क्योंकि हम एक थियरी को पूरा पढ़ लेते हैं तो उसको हम मन से बना के लिखते हैं, लेकिन आपके सामने बिल्कुल ही क्वेश्चन फेंक दे, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। अब आप सोचोगे कोच पास्टुलेट था, नहीं नहीं ये कोच पास्टुलेट नहीं था, जोसेफ लिस्टर था, नहीं ये भी नहीं था, तो उस जगह आपको कंफ्यूजन होगी। तो मेक श्योर ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उनका आपको रिविजन मस्ट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप के फादर एंटोन वॉन ल्यूवेकॉन जी। फाउंडर जो है हमारे माइक्रोस्कोप की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि माइक्रोस्कोप क्या करता है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम हमारी खुली आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आईज, आर कम अंडर द माइक्रोस्कोप। वो माइक्रोस्कोप के अंडर में जब देखते हैं तो वो आपको अच्छे से दिखते हैं कि भाई हम पर्टिकुलरली उस माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं तो वो हो जाता है। तो वो माइक्रोस्कोप की इन्होंने खोज की थी, इनकी इन्होंने इन्होंने बनाया था उसको। तो ये जो चीज है एंटोन वन ल्यूवेकॉन जी ने हमारे माइक्रोबायोलॉजी के लिए एक बड़ा अच्छा योगदान दिया। नेक्स्ट हम आते हैं फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, कौन थे? जोसेफ लिस्टर। कौन थे? हमारे जोसेफ लिस्टर थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरियोलॉजी के फादर। अब हमारे सामने एक और वर्ड आ गया है बैक्टीरियोलॉजी। ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज बैक्टीरिया, सेम लोगस मीन्स टू स्टडी। ये हमारे सामने दो वर्ड्स आए हैं बैक्टीरिया और, यानी कि जो बैक्टीरिया की स्टडी, कि बैक्टीरिया का साइज क्या है, शेप क्या है, उसका न्यूट्रिशन क्या है, उसका ग्रोथ क्या है, उसका सराउंडिंग क्या है, कैसे पूरे बैक्टीरिया के बारे में समझा जाता है, उसकी स्टडी किसने करी थी? हमारे उसकी जो फादर है वो कौन है? हमारे रॉबर्ट कोच है। कोच जी का एक फेनोमेना है जो कि बड़ा ही ट्रेंडिंग है, या फिर हम कह सकते हैं बड़ा ही फेमस है, हमारे रॉबर्ट कोच जी का एक फिनोमेना। फिनोमेना का मतलब होता है बच्चों थ्योरी। थियरी जो होती है या फिर पर्टिकुलर थेसिस देते हैं, हाइपोथेसिस देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कोच फिनोमेना, फिनोमेना कहते हैं। तो जब हमारे कोच जी ने दी तो उन्होंने अपने नाम से लग दी, उनके ऑनर में हम बोलते हैं कि इसको हम कोच फिनोमेना कहते हैं। आइए हम बात करते हैं कोच फिनोमेना के बारे में। तो उन्होंने एक और चीज ध्यान रखना है कि उन्होंने टीबी के जो बैक्टीरिया है उनके बारे में भी बताया है, और जो कोलेरा डिजीज होती है उसका पॉजिटिव एजेंट कौन होता है? विब्रो कोलेरा। विब्रो कोलेरा क्या कोज करता है? हमारे कोलेरा, सॉरी, ये जो डिजीज है हमारी कौन कोज करता है? विब्रो कोलेरा कोज करता है। नाउ हमको पता है कि भाई हमारे सामने एक वर्ड आया है कोच फिनोमेना, उसका मतलब क्या है? तो आप एक बार इस लाइन को पढ़िए। It also gave Koch phenomena that was an expression of hypersensitivity reaction of tuberculosis bacteria। यानी ट्यूबरक्लोसिस के जो बैक्टीरिया है उनके जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है उसके बारे में जो हमारे को किसने जानकारी दी थी? रॉबर्ट कोच जी ने। नेक्स्ट है ही सजेस्ट अ क्राइटेरियन बिफोर ब्लेमिंग to organism for disease. This criterion is known as Koch postulate. Make sure आपको कोच postulate और कोच फेनोमेना आता है और आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि आपको फर्दर स्टडीज के लिए भी बड़ा काम आएगा, चाहे आप जीएनएम करो चाहे आप एएनएम करो, जब आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हो, और इधर यू आर डूइंग बीएससी नर्सिंग ऑल्सो, आपको कोच पास्टुलेट का जो फॉर्मूला है वो आना ही चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, वो एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो जब भी आप अपने नोट्स बनाओ तो उसके आगे 2 स्टार लगा दो और लिख दो IMP। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं कि कोच फेनोमेना या जो कोच पास्टुलेट है वो क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कोच पास्टुलेट के बारे में। हम एक बार फटाफट से इसकी थियरी को रीड करते हैं, फिर इसको हम एक ट्रिक से समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है द ऑर्गेनिज्म शुड बी प्रेजेंट इन पैथोलॉजिकल लीजन एंड डेमोन्स्ट्रेशन फ्रॉम लीजन्स। We must be able to culture the organism from the lesions. Again, the organism produce the same lesion injected in an animal. Again, it should be cultured from the animal's lesion.
द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द ऑर्गेनिज्म शुड बी डेमोन्स्ट्रेबल। देखो क्या लिख रखा है कि मान लो आपके सामने कोई एक पेशेंट है या फिर आपके सामने कोई एक होस्ट है। होस्ट का मतलब ये होता है जो कि ऐसा ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक एनिमल या फिर एक ऐसा पेशेंट है आपके सामने जिसके अंदर वो बैक्टीरिया, वो वायरस, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। यानी कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पे आपको कोज करता है। तो अब इसके अंदर हमारे को क्या ध्यान रखने की है कि अगर एक पेशेंट है उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिसीज कोज करता है, सबसे पहले हम उसका सीरम लेवल या फिर हम उसका ब्लड ले लेंगे या फिर हम उसके अंदर से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कलेक्ट कर लेंगे। वो कलेक्ट करने के बाद में हम उस पेशेंट को तो आइसोलेट रखेंगे। क्या रखेंगे? हम उस पेशेंट को आइसोलेट रखेंगे। आइसोलेट का मतलब क्या होता है? आइसोलेट का मतलब होता है हम उसको एकांत रखेंगे, दूसरों लोगों से हम उसको कांटेक्ट में नहीं आने देंगे। जैसे कोरोना के समय हमने पढ़ा था कि ना जो आइसोलेशन क्या करते हैं कि आइसोलेट रखो, ऐसे जो पेशेंट है कोरोना हो गया उनको आइसोलेट रखो। तो वो जो पेशेंट जिसको कोरोना हुआ है वो क्या है? कोरोना के होस्ट है। तो वही चीज हमारे सामने यहाँ पे आ जाती है कि कोरोना के जो होस्ट है वो उन्होंने आइसोलेट रखना है हमें। देन हमको क्या करना है? उनका जो सैंपल है वो लेना है। उस सैंपल को आपको क्या करना है? दूसरे जो पेशेंट है अनादर अदर पेशेंट के अंदर चेक करना है, या फिर अदर पेशेंट नहीं, अदर हेल्दी इंडिविजुअल और एनिमल के अंदर उसको करना है। अदर हेल्दी इंडिविजुअल, यानी कि उसके अंदर क्या हमारे को किसी वो सैंपल लेके किसी हेल्दी जिसको बिल्कुल कोई डिजीज नहीं है उसे हम बलि का बकरा बनाएंगे या फिर हम उसको अंदर हम वो डालेंगे। और जब वो लीशंस वहां पे पैदा हुए हैं या फिर उस ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो साइन सिम्टम्स या फिर ऐसे डिजीज आपको सामने दिखने को मिलती हैं, कोई चीज अगर आपको दूसरे पर्सन में भी दिखने को मिलता है यानी कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो कोज है, उसकी जो एबिलिटी है वो क्या हो गई है? डेमोन्स्ट्रेबल हो गई है। यानी कि पर्टिकुलर उस पर्सन के अंदर उसकी एंटीबॉडीज अपने आप बनना चालू हो गई हैं। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? खोज फेनोमेना कहते हैं। ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हो गई है? डेमोन्स्ट्रेबल। डेमोन्स्ट्रेबल यानी जो एंटीबॉडीज है दे आर एबल टू बी। समझ में आया आप लोगों को? कोच फिनोमेना बच्चों देखना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हम फर्दर स्टडीज में भी इस्तेमाल करते हैं। एग्जामिनर का एक फेवरेट टॉपिक होता है कि अगर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर वो आपका पेपर बनाता है तब वो आपसे कोच फिनोमेना के बारे में पूछता है। आपको नॉर्मल जो कौन किसका फादर है, कौन किसका फाउंडर है, ये मेक श्योर यू हैव टू नो दिस ऑल। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। हमारा एक ऑनलाइन बैच जो पिंक है वो कंडक्ट करता है। ऑनलाइन बैच के अंदर क्या मिलता है आपको? मात्र 1215 रुपए के अंदर आपको एएनएम का मंथली सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप जीएनएम कर रहे हैं तो मात्र 267 रुपीज में मंथली आपको इसको पे करना है। 200 रुपए आप एक दिन के खर्च कर सकते हो, तो सोचो क्या आप आपकी पढ़ाई के लिए 260 रुपए नहीं खर्च कर सकते? अब ज़रूरी नहीं है कि आपको है ना जो ऑफलाइन बैच में ही आना है। अगर आप एबल नहीं हो कि भाई मेरे से तो रोज-रोज कॉलेज नहीं जाने आता है या रोज-रोज इंस्टीट्यूट में जाके मैं नहीं पढ़ सकता, तो आप आपका ऑनलाइन बैच यहाँ से खरीद सकते हैं। और ऑनलाइन बैच खरीदने का ये है कि आप घर बैठे आपकी स्टडी चाहे जैसे पढ़ सकते हैं। आप अपना कोर्स जो है वहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं, सारी थियरी, सारा कंटेंट आपको वहाँ क्वालिटी मिलता है। मात्र 215 रुपए में आपको एएनएम का कोर्स मिल जाएगा और 267 रुपीज के अंदर आपको जेएनएम का कोर्स मंथली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। थैंक यू। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज की बात करते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज जो हमारे अदर साइंटिस्ट या माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने की थी। हमारे सामने हमारे को दिख रहे हैं कि 7 वर्ड दे रखे हैं और 7 साइंटिस्ट दे रखे हैं। मेक श्योर ये आपको आना चाहिए, क्या क्या है क्या क्या नहीं है उसके बारे में हम बात करते हैं।
दैट आर लेप्राबैसिलस, जिसको किसने डिस्कवर किया था? हैंसन ने किया था 1874 के अंदर। और गोनोकोकस जो है नेजीरिया नीजर्स ने किया था 1881 के अंदर। डिप्थीरिया बैसिलस जो है क्लेब्स या फिर लॉफेलर ने किया था। इसके अलावा हमारे पास में न्यूमोकोकस है जो फ्रैंकलिन जी ने किया था। मेनिंजोकोकस है जो वेस्टल जी ने, टिटनस किटासिटोजी, और प्लाक बैसिलस जो है वो यर्सिन्स जी ने। हाँ, तो ये जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज हैं वो उन्होंने की थी, जो कि हमारे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत सपोर्टिव रही है। हमारे को माइक्रोबायोलॉजी का जो लेवल है, उसका ट्रेंड है, अपडेट होते जाते हैं। तो वो अपडेट कैसे होते हैं? जब आप किसी चीज के बारे में रिसर्च करते हो, पढ़ी हुई चीज को वापस से पढ़ते हो, उसके बारे में नई नई इंफॉर्मेशन निकालते हो, दैट आर कम अंडर द रिसर्च। और रिसर्च से ही आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो अपडेट्स है वो निकल के आती है। इसी वजह से अलग अलग डिस्कवरीज जो है आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्टली किसने की थी। ये वन लाइनर क्वेश्चन, मेक श्योर यू नो दैट ऑल। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। आई होप आपको ये जो बेसिक माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।